प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कूटनीतिज्ञ चाणक्य। तो करते हैं पाठ 3, कूटनीतिज्ञ चाणक्य। तो एक कहानी है। बच्चों, पाठ का परिचय देखते हैं, क्या बताया गया है इसमें। चाणक्य ने कूटनीति के बल पर ही मगध राज्य में होने वाले हर षड्यंत्र और चालों को अपनी चतुरतापूर्वक युक्तियों से विफल कर दिया, है ना। सारी जो भी इनके खिलाफ खड़े थे, जो भी इनके साथ चाल चल रहे थे, सबको क्या कर दिया, विफल कर दिया। उसने चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर विराजमान किया तथा महान शासक का दर्जा दिलाया। चाणक्य की राजनीति और कूटनीति के कारण ही चंद्रगुप्त का राज्य चारों दिशाओं में फैला और उसने न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। कूटनीतिज्ञ चाणक्य नामक ऐतिहासिक कहानी में चाणक्य की कुछ ऐसी ही कूटनीतियों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार उन्होंने अपने चतुरता पूर्वक अपनी चालों से शत्रु की चालों को विफल किया, है ना। उनकी अपनी कई सारे अपने खुद के नियम थे, कुछ कूटनीतियां थी, जिसके बल पर उन्होंने सबको विफल कर दिया, हरा दिया। चलिए शुरू करते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। आज से कई सौ वर्ष पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में मगध नामक एक विशाल राज्य था। आज पटना कहा जाता है। आज के समय में उस मगध को क्या कहा जाता है, पटना। यह पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। क्या कहलाता था, पाटलिपुत्र कहलाता था। तो इस तरह से राजधानी के अंदर राजा अपने पूरे राज्य का शासन करता था। उस समय मगध पर नंद वंश के राजा नंद का शासन था। जनता के सुख और कल्याण से कोई मतलब नहीं था। उसे जनता के सुख और कल्याण से कोई मतलब नहीं था। उसके राज्य में जनता त्रस्त रहती थी, परेशान रहती थी, किंतु राजा अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था। इसी कारण वह जनता में लोकप्रिय भी नहीं था। इसी वजह से उसकी जनता उसको अच्छा नहीं कहती थी। इसी पाटलिपुत्र में चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे राजा नंद का जनता के प्रति यह व्यवहार पसंद नहीं था। जनता का बुरा हाल देखकर वह नंद वंश में फैली बुराइयों को हटाना चाहता था, किंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने उसके परिवार के साथ भी बुरा व्यवहार किया। चाणक्य के परिवार धीरे धीरे उसे राजा से घृणा हो गई, उससे मतलब नफरत हो गई। उसने अपने मन में राजा को राजगद्दी से हटाने की बात ठान ली। उसने प्रण कर लिया कि अब मैं इसको किसी भी हालत में हटा दूंगा। उसका ध्यान ऐसे व्यक्ति की खोज में लगा रहता जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। जो उसका लक्ष्य है, जो वो चाहता है, ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाए जो वो चाहता है वो सारे कार्य कर सके। चाणक्य चाहता था कि वह व्यक्ति बहादुर होने के साथ साथ बुराइयों से भी दूर हो। एक अच्छे राजा की यही गुण है कि वो क्या उसके अंदर किसी भी तरह की बुराई ना हो और वो बहादुर हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, साथ में उसके अंदर अच्छाई। शीघ्र ही जल्द ही चाणक्य की तलाश पूरी हो गई। उन्हें एक ऐसा योग्य युवक मिल गया। इस युवक का नाम चंद्रगुप्त था। चाणक्य की पारखी नजरों ने मतलब चाणक्य की नजरें कैसे थी, वो इंसान को देखकर समझ जाता था कि वो कैसा है। पारखी नजरों ने पहचान लिया कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र की भलाई के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। उसने चंद्रगुप्त को अनेक प्रकार की शिक्षा दी। एक समय ऐसा भी आया जब चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने राजा नंद को मार डाला और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर दिया। अब उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वर्षों से राजा के अत्याचारों से दुखी जनता के सुख के लिए कल्याणकारी जनता के प्रति जितने भी भलाई के कार्य है वो हो सके, वो योजनाएं बनाई जाए। ठीक है। जब नंद वंश के राजा का अंत हो गया तो चंद्रगुप्त ने अपनी विजय की घोषणा कर दी, है ना। अब नंद वंश का अंत हो गया, अब चंद्रगुप्त का आ गया। चंद्रगुप्त के विजय की घोषणा उसने कर दी कि वो जीत गया, वहां का राजा वो बन गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जनता उसको पसंद नहीं करती थी, नंद, ठीक है, नंद वंश के शासक को पसंद नहीं करती थी। चंद्रगुप्त ने एक आदेश निकाला जिसके अनुसार राज्य के
सामंतों, सेनापतियों और दुर्गपतियों को उसका नेतृत्व स्वीकार करना था। तो जिस तरह से सरकार कई लोगों से मिलकर बनती है, जैसे राजा के पास कौन होते थे, सामंत होते, सेनापति होते थे, दुर्गपति होते थे, जो किले की रक्षा करते थे, किले की देखरेख करते थे। तो इस तरह से कई लोगों का समूह राजा के पास हुआ करता था। तो उन सभी को राजा के नेतृत्व को स्वीकार करना था, जैसा वो कहता वैसा उनको करना था। अधिकांश सामंतों, सेनापतियों और दुर्गपतियों ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। राजा नंद की मृत्यु के बाद राज परिवार के सभी सदस्यों को चंद्रगुप्त द्वारा बंदी बना लिया गया था, किंतु अभी तक मगध के प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस का कहीं पता नहीं था। उसने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस तरह से जब नंद वंश के जो राजा का अंत हुआ, फिर वहां के जो उनके परिवार के सभी लोगों को बंदी बना लिया, तो चंद्रगुप्त ने जिन्होंने चंद्रगुप्त को स्वीकार नहीं किया था, उनको बंदी बना लिया गया। उसमें से एक प्रधानमंत्री था, नंद वंश के राजा का प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस, उसका पता नहीं था क्योंकि वो भाग गया था वहां से, और उसने स्वीकार नहीं की थी चंद्रगुप्त की अधीनता। वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कार्य नहीं करना चाहता था, वो वहां से भाग गया। चाणक्य इस बात से बहुत चिंतित थे कि अमात्य राक्षस को अभी तक खोजा नहीं जा सका, अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि जब तक अमात्य राक्षस बंदी नहीं बना लिया जाता, तब तक चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक नहीं रहेगा, यानी कि बिना किसी परेशानी के उसका राज्य मतलब नहीं चल पाएगा। उसको डर था कि ये कभी ना कभी आकर हम पर किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है, उसको इस बात की चिंता थी। अमात्य राक्षस बहुत बुद्धिमान और नीति विशेषज्ञ थे, है ना, वो बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनाए गए थे, राज्य की सारी चीजें, सारे नियम कानून वो जानते थे। तो इस तरह से सारी नीतियों के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था। उनकी वफादारी नंद वंश के राजा के प्रति थी, और वो क्या नंद वंश के राजा के साथ वो कार्य करते थे, वो उन्हीं के साथ उनकी वफादारी थी, लेकिन वो चंद्रगुप्त के साथ कोई वफादारी नहीं निभाएगा, इस बात से वो चिंतित था। कौन? चंद्रगुप्त। चाणक्य इस बात को जानते थे कि जब तक वह जीवित है, चंद्रगुप्त के राज्य और जीवन को खतरा बना रहेगा। उन्होंने निश्चय किया, प्रण किया कि अमात्य राक्षस को बंदी बनाए जाने से पहले वे पाटलिपुत्र नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मतलब चाणक्य ने सोचा कि मैं जब तक यहीं पर रहूंगा, चंद्रगुप्त के साथ रहूंगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। ठीक, वे यह भी जानते थे कि अमात्य राक्षस कहीं दूर नहीं गए हैं, यह बात सही भी है। वह अपने किसी परिचित के घर छिपकर रहे थे। कौन? राक्षस क्या थे? वो जो कि प्रधानमंत्री थे, वो कहीं छुपे हुए थे और सही अवसर अर्थात मौके की प्रतीक्षा अर्थात इंतजार कर रहे थे। चाणक्य ने अपने सहयोगियों को, जो उनके साथ उनकी मदद के लिए काफी लोग थे, सहयोगियों को अधिक सतर्क रहने को कहा। उन्होंने चंद्रगुप्त की सुरक्षा बढ़ा दी। चंद्रगुप्त की क्या बढ़ा दी? सुरक्षा बढ़ा दी। ठीक है, फिर आगे चंद्रगुप्त की सफलता पर बहुत से लोग उन्हें शुभकामना संदेश देने आ रहे थे, है ना, सब उनको कामयाबी की शुभकामनाएं देने आ रहे थे। चाणक्य जानते थे कि इनमें से कोई उनका दुश्मन भी हो सकता है, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने इस बात की व्यथा की कि कोई भी अनजान व्यक्ति राजा चंद्रगुप्त से उनकी अनुमति मतलब उनकी आज्ञा के बिना ना मिल सके। उन्हें विश्वास था कि उनकी पारखी नजरों को धोखा देकर कोई चंद्रगुप्त तक नहीं पहुंच सकता, है ना। तो इस तरह से चाणक्य इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, सबको सतर्क किए हुए थे कि किसी तरह की हानि चंद्रगुप्त को ना हो। नई सुरक्षा व्यवस्था के कारण चंद्रगुप्त से मिलने जुलने वालों को चाणक्य से मिले बिना आगे नहीं जाने दिया जाता था। चाणक्य हर व्यक्ति के विषय अर्थात बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार में चंद्रगुप्त से मिलने और उन्हें शुभकामना संदेश देने के लिए कुछ लोग बहुत से उपहार लेकर आए। उनके साथ एक कन्या भी थी। उन लोगों में एक कन्या भी थी। यह साधारण कन्या ना होकर एक विष कन्या थी। कन्या यानी कि उस कन्या के अंदर किसी प्रकार का विष था, जहर था। कीमती उपहारों के साथ साथ यह विष कन्या भी चंद्रगुप्त को भेंट अर्थात उपहार देने के लिए भेंट में दी जानी थी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो,
कीमती उपहार थे, और साथ में ये जो विष कन्या थी ये भी उपहार के रूप में चंद्रगुप्त के लिए दी जा रही थी। ठीक है, प्राचीन काल में, पुराने समय में जब लोग राजा को शुभकामना देते थे तो भेंट की कीमती वस्तुओं के साथ कन्याएं भी दी जाती थी, इसे दासिया कहा जाता है। इन्हीं कन्याओं की ओट में कुछ लोग अपने शत्रुओं को मारने के लिए विष कन्याओं की सहायता लेते थे। तो इन्हीं कन्याओं के आड़े में क्या होते थे, राजा को मारने के लिए, ये शत्रु को मारने के लिए इनकी सहायता लेते थे, जिनका नाम विष कन्या थी। ये कन्याएं बहुत विषैली होती, जहरीली होती थी। इन्हें बचपन से ही एक निश्चित मात्रा में खतरनाक जहर दिया जाता था, जिसकी ये आदी हो जाती। इनको कुछ नहीं होता था क्योंकि इनको बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, इनको कुछ किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी। ठीक है, जो धीरे धीरे इन कन्याओं को जहरीला बना देता था। ये कन्याएं देखने में बहुत सुंदर होती थी, जो भी इन्हें देखता था इनकी ओर मोहित हो जाता था। विष कन्याएं उस व्यक्ति से प्रेम करने का नाटक करती थी, जैसे ही वे व्यक्ति विष कन्या का स्पर्श करता था उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह से बचपन से ही उनकी देख रेख की जाती थी। जो थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था, जहर दिया जाता था, वो तो उसकी आदी हो जाती थी, परंतु उनसे उससे कोई व्यक्ति अगर स्पर्श करता था उन्हें तो उसकी तत्काल तभी मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण इन्हें विष कन्या कहा गया। इसी तरह से एक विष कन्या वहां पर भी आई, उपहार भेंट के रूप में चंद्रगुप्त के लिए। विष कन्या को राज दरबार में भेजने के पीछे अमात्य राक्षस का उद्देश्य यही था कि जैसे ही चंद्रगुप्त इस कन्या को देखेगा अपनी सुध बुध खो बैठेगा, वह उसके प्रेम जाल में फंस जाएगा और जैसे ही उसका स्पर्श करेगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा अमात्य राक्षस का क्या था, कहना था, मानना था। ठीक है, उसका यही उद्देश्य था किसी भी तरह चंद्रगुप्त को मार दिया जाए। अब राज दरबार में धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि के साथ विष कन्या भी आई तो चाणक्य को उस पर संदेह हो गया, शक हो गया। उन्होंने विष कन्या को स्वीकार न करने का संकेत कर दिया। किसको किया, चंद्रगुप्त को, है ना, इशारा दे दिया। सैनिकों ने चाणक्य के संकेत को देखकर विष कन्या को स्वीकार नहीं किया और उसे वापस जाना पड़ा। जब यह बात अमात्य राक्षस को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। चंद्रगुप्त को मारने की उसकी योजना व्यर्थ चली गई थी, है ना, बेकार में ये वाली योजना उसकी विफल हो गई, है ना। इस तरह से चाणक्य की कूटनीतियों के द्वारा अच्छे से अच्छे शत्रु की जो योजना थी वो सारी फल होती चली गई। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। किसने, अमात्य राक्षस ने। उसने मन ही मन में ठान लिया कि चाहे जो हो वह स्वयं ही चंद्रगुप्त को ठिकाने लगाएगा, है ना, चाहे जो भी हो वो स्वयं उसको मारेगा और वहां से उसको हटाएगा। कुछ समय बाद अमात्य राक्षस ने एक और चाल चली। उन्हें विश्वास था कि उनकी यह चाल पूरी हो जाएगी। उन्हें विश्वास था कि उनकी यह चाल पूरी हो जाएगी। इस बार उसने महल के एक व्यक्ति की सहायता से आधी रात में महल में प्रवेश किया, है ना। इस तरह से किसी की सहायता से आधी रात में महल के अंदर दाखिल हुए, प्रवेश। उन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त के हाथी के महावत को धन का लालच किसे दिया, सबसे पहले हाथी का, जो हाथी चलाने वाला, हाथी की देख रेख करने वाला जो चंद्रगुप्त का महावत है ना, हाथी का महावत, उसको लालच दिया, उसके माध्यम से वहां प्रवेश किया। ठीक है, लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। धन के लालच में महावत अमात्य राक्षस की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अमात्य ने दूसरा काम यह किया कि उसने अपने एक मित्र कारीगर दारू वर्मा से ऐसा विशाल दरवाजा बनाने को कहा जो एक विशेष चीज को दबाते ही कह सकता है। ऐसा दरवाजा बनाने के लिए कहा, जो कि उनका मित्र था, विशाल दरवाजा बनाने वाला कौन था, एक कारीगर था, दारू वर्मा था उसका नाम। ठीक है, अमात्य की योजना यह थी कि जैसे ही चंद्रगुप्त अपने शाही जुलूस में हाथी पर सवार होकर उस विशाल दरवाजे के नीचे पहुंचेगा, वह उस कील को दबा देंगे, जिससे चंद्रगुप्त उस विशाल दरवाजे के नीचे दब जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उनकी योजना चल रही थी। अमात्य राक्षस चाणक्य चंद्रगुप्त की रक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे। चाणक्य चंद्रगुप्त की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे। वे पाटलिपुत्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पाटलिपुत्र को बचाने के लिए चंद्रगुप्त को बचाना अत्यंत आवश्यक था। वे यह जानते थे कि अमात्य राक्षस जल्दी ही हार मानने वाला नहीं है।
अपना पहला वार असफल हो जाने पर वह तिलमिला गया होगा और चंद्रगुप्त पर एक बार फिर से जानलेवा हमला करेगा। ऐसा वो चाणक्य समझ गए थे, उसका पहली जो योजना थी वो सफल हो गई, वो दोबारा इन पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह का प्रहार करेगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी। किसकी? चंद्रगुप्त की। किसने? चाणक्य ने। यही सोचकर चाणक्य ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक निश्चित समय के लिए चंद्रगुप्त को महल से बाहर नहीं आने दिया, है ना। कुछ समय के लिए चंद्रगुप्त महल से बाहर नहीं आए। जिस दिन शाही जुलूस निकला उस दिन चंद्रगुप्त की कद काठी। जिस दिन शाही जुलूस निकला उस दिन चंद्रगुप्त की कद काठी का एक व्यक्ति राजा चंद्रगुप्त की पोशाक पहनकर हाथी पर बैठा दिया गया। धीरे धीरे यह जुलूस आगे बढ़ने लगा। जब यह जुलूस नवनिर्मित द्वार के करीब पहुंचा तो अमात्य राक्षस हाथी पर चंद्रगुप्त को देखकर प्रसन्न हो गया। वो खुश हो गया कि आज इसकी मृत्यु पक्की। इसकी? चंद्रगुप्त की। जैसे ही चंद्रगुप्त का हाथी उस द्वार के नीचे पहुंचा, चंद्रगुप्त का जो हाथी द्वार के नीचे पहुंचा तो अमात्य ने एक कील दबा दी। उस कील के दबने से विशाल द्वार नीचे की ओर गिर पड़ा, जिससे हाथी पर सवार व्यक्ति की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जुलूस में कोहराम मच गया। हर व्यक्ति राजा चंद्रगुप्त की मृत्यु पर दुखी था। हर व्यक्ति चिल्ला कर कह रहा था, किसी ने राजा को मार डाला, किसी ने राजा को मार डाला। इस प्रकार इस अवसर अर्थात मौके पर चाणक्य सैनिकों के बीच उपस्थित हुए और घोषणा की, सम्राट चंद्रगुप्त मरे नहीं है। तो इस तरह से तभी चाणक्य ने वहां पर लोगों को बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं, सम्राट चंद्रगुप्त अभी नहीं मरे, वे पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ ही देर में लोगों को इस बात का पता चल गया कि मरने वाला एक सैनिक है, राजा चंद्रगुप्त नहीं। चाणक्य के मुंह से यह समाचार जानकर सभी बहुत खुश हुए, किंतु स्वयं चाणक्य इस बात से चिंता में पड़ गए। ठीक है। उन्हें लगा कि अमात्य राक्षस को किसी भी कीमत पर पकड़ना ही होगा। यदि उन्हें पकड़ा नहीं गया तो वह हर संभव कोशिश करेगा कि सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या कर दी जाए, जिससे पाटलिपुत्र में अव्यवस्था फैल जाए। इस तरह से फिर आगे चाणक्य ने राज्य के कई जासूसों, जो खबरी होते थे, जो जासूस यानी कि राजा के जासूस हुआ करते थे, जो सारी सूचना चुपचाप उनको दिया करते थे, क्या क्या राज्य में हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, खबरी कहते हैं उनको। ठीक है। चाणक्य ने राज्य के कई जासूसों को अमात्य राक्षस की गतिविधि पर नजर रखने के लिए लगा दिया। राज्य के कोने कोने में चाणक्य के जासूस बिखर गए और अमात्य की हर संभव गतिविधि पर नजर रखने लगे। इससे अमात्य राक्षस को अपनी जान का खतरा हो गया। उसने सोचा कि इस समय उन्हें पाटलिपुत्र से कूच कर जाना चाहिए। उन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इस समय, क्योंकि मेरी जान का खतरा है। यह सोचकर वह पाटलिपुत्र से दूर चले गए। उन्होंने सोचा कि पाटलिपुत्र से दूर चले जाने के बाद वे निश्चिंतता से चंद्रगुप्त के विरुद्ध चाल चल सकेंगे, किंतु चाणक्य अमात्य राक्षस के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अमात्य राक्षस के पीछे अपने जासूस लगा रखे थे, जो पल पल की जानकारी एकत्र अर्थात इकट्ठा करके चाणक्य तक पहुंचा रहे थे। तो इस प्रकार जो चाल चलने वाला होता है पहले ही वो भांप लेते थे, अपनी पार की नजरों से उसको समझ लेते थे, फिर वो चाल पल ही होनी थी शत्रु की। चाणक्य को अपने एक जासूस से यह समाचार मिला कि अमात्य ने पड़ोसी राजा मलयकेतु से मित्रता कर ली है और उसे इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वह अपने मित्र राजाओं के साथ मिलकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दे। चाणक्य जानते थे कि संकट अभी टला नहीं है। इस बार चाणक्य ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे अमात्य राक्षस को उनके सामने आना ही पड़े। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को अपनी इस योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार एक दिन चाणक्य ने राज दरबार जहां पर राजा अपनी पूरी दरबारियों के साथ बैठते थे, राज दरबार में चंद्रगुप्त से खूब बहस की। योजना के अनुसार एक दिन चाणक्य ने राज दरबार में चंद्रगुप्त से खूब बहस की। चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य को खूब खरी खोटी सुनाई। बात इतनी बढ़ गई, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को आदेश दे दिया कि वह मंत्री पद तथा पाटलिपुत्र छोड़कर चले जाएं। फिर आगे चाणक्य वहां से चले गए। बाकी का काम चाणक्य के जासूसों ने कर दिया। उन्होंने सभी जगह इस बात का खूब प्रचार किया।
तेलतेव के चाणक्य और चंद्र के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई और चंद्रगुप्त ने चाणक्य को वहां से जाने के लिए बोल दिया। तो इस बात का पूरा मतलब सब जगह ये बात फैल गई पूरे राज्य में। ठीक है, फैलते फैलते यह समाचार अमात्य राक्षस के पास भी पहुंच गया। ठीक है, यह समाचार जानकर वे बहुत खुश हुआ और उसने सोच लिया कि जल्दी ही उन्हें चाणक्य से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। अमात्य राक्षस जानते थे कि यदि चाणक्य मिल गए तो वह उन्हें चंद्रगुप्त की कमजोरियों से अवगत करा देंगे। इस तरह से अमात्य राक्षस का मानना था कि अब चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपने राज दरबार से निकाल दिया, तो अब मैं चाणक्य को मतलब मीठी मीठी बातें करके उनकी सारी कमजोरी लूंगा और मैं चंद्रगुप्त को फिर हरा दूंगा। तो इस तरह से वो ये इस बात से मतलब इस बात ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क में चल रही थी। ठीक है, अमात्य राक्षस थे, वे उन्हें चंद्रगुप्त की कमजोरी से अवगत करा देंगे जिससे चंद्रगुप्त को हटाना आसान हो जाएगा। अब अमात्य राक्षस पूरी कोशिश कर रहा था कि वह किसी प्रकार चाणक्य से मिल सके। वह चाणक्य से मिलने की जितनी कोशिश करते, चाणक्य उससे उतनी ही दूर होते जा रहे थे, क्योंकि चाणक्य स्वयं ही अमात्य राक्षस से मिलना नहीं चाहते थे। वे गुप्त रूप से सभी समाचार चंद्रगुप्त तक पहुंचा रहे थे। उनके जासूस दिन रात अमात्य राक्षस की हर गतिविधि, हर एक चीज जो भी वो कर रहे हैं, जो भी चालें वो चल रहे थे, सारी गतिविधि की सूचना उन तक पहुंचा रहे थे। अमात्य राक्षस परेशान थे कि वह इतनी कोशिश करने के बाद भी चाणक्य से मिलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अब चाणक्य ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने अपने जासूसों को अमात्य राक्षस और राजा मलिकेतु के बीच में दरार पैदा करने की काम में लगा दिया। अपने जासूसों को वहां पर पहुंचाकर उन दोनों के बीच में दरार पैदा करने के काम में लगा दिया। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य जानते थे कि मलिकेतु ना तो अनुभवी राजा था और ना ही चालाक, इसीलिए उसे थोड़ी सी कोशिश करने से ही अमात्य राक्षस से दूर किया जा सकता है। सबकी मतलब चाणक्य को हर एक राजा की कमजोरी के बारे में पता। चाणक्य के जासूसों ने मलिकेतु और अमात्य राक्षस के बीच में संदेह, शक पैदा करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अमात्य राक्षस और मलिकेतु बाहर से तो एकता का प्रदर्शन कर रहे थे, बाहर से दिखा रहे थे कि हम एक हैं, मित्र हैं, साथ में हैं, किंतु मन ही मन में दोनों के बीच विश्वास कम होता जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे की हर चाल को संदेह की नजरों से देखने लगे थे, है ना। दोनों ही एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। बाकी ऊपर से तो दिख रहे थे कि हाँ वो दोनों एक है और मित्र है, पर अंदर से एक दूसरे के खिलाफ क्या थी? संदेह था, शक था। अब मलिकेतु और अमात्य राक्षस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और दोनों ही सेनाओं सहित पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। तो दोनों ने क्या तैयार हो गए? पाटलिपुत्र की ओर युद्ध की चढ़ाई करने के लिए। चाणक्य के जासूसों द्वारा पैदा किए हुए संदेह ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था कि दोनों ही शत्रु पक्ष से अधिक एक दूसरे से सतर्क थे। मतलब दोनों ही शत्रु पक्ष से अधिक एक दूसरे से मतलब सामने चंद्रगुप्त उनका शत्रु था, लेकिन वो उनसे ना होकर एक दूसरे से कि एक दूसरे को वो धोखा ना दे। जब युद्ध समीप यानी कि युद्ध जब पास आ गया तो मलिकेतु ने अपनी सेना को आदेश दिया, हुक्म दिया कि कोई भी व्यक्ति उनकी मुद्रा लिए बिना छावनी से बाहर नहीं जा सकेगा, है ना। तो इस तरह से उनकी मुद्रा लिए बिना छावनी से बाहर नहीं जा सकेगा। जो बात नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सेना ने उसकी आज्ञा का पालन किया, किंतु एक दिन मलिकेतु सैनिकों ने सिद्धार्थक को बिना आज्ञा पत्र के बाहर जाते हुए पकड़ लिया। आज्ञा के अनुसार उसे पकड़कर मलिकेतु के सामने लाया गया। कौन? सिद्धार्थक। ठीक है, सैनिकों ने सिद्धार्थक को क्या देखा? बिना आज्ञा पत्र। उन्होंने ये कहा कि कोई भी छावनी से बाहर नहीं जाएगा मेरी आज्ञा के बिना। यदि कोई मेरी बात का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा, जिसमें कि सिद्धार्थक चला गया था और उसको पकड़ लिया गया, सामने लाया गया मलिकेतु। सिद्धार्थक की तलाशी ली जाए, मलिकेतु ने आज्ञा दी। तलाशी लेने पर सिद्धार्थक के पास से अमात्य राक्षस की ओर से चंद्रगुप्त को देने के लिए एक पत्र मिला। सिद्धार्थक ने मलिकेतु को बताया कि अमात्य राक्षस ने यह पत्र सम्राट चंद्रगुप्त को देने के लिए दिया है। मलिकेतु ने उस पत्र को देखा तो वह सन्नाटे में आ गया, एकदम से हैरान हो गया, चुप हो गया, कुछ समय के लिए उसने मौन धारण कर लिया। फिर
उस पत्र पर अमात्य राक्षस की मोहर लगी थी। सिद्धार्थक ने मल्लिकेतु को बताया कि अमात्य राक्षस ने उसे यह संदेश देने के लिए कहा कि सही समय आने पर वह अपने कुछ मित्रों के साथ उससे जा मिलेगा, जिससे मल्लिकेतु को आसानी से पराजित अर्थात हरा दिया जाएगा या पराजित किया जा सके। ठीक है, मल्लिकेतु को आसानी से पराजित किया जा सके यानी हरा दिया जा सके। अमात्य राक्षस ने मल्लिकेतु को अपनी वफादारी का विश्वास दिलाने की लाख कोशिश की, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका। ठीक है, मल्लिकेतु को यह सोचकर क्रोध आ रहा था कि उसने तो अमात्य राक्षस पर विश्वास करके पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और वह भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर उससे विश्वासघात यानी उसे धोखा देकर मतलब विश्वासघात कर रहा है, धोखा दे रहा है। सिद्धार्थ ने मल्लिकेतु को उन राजाओं के नाम भी बताए जो उससे विश्वासघात करने को तैयार थे। यह सुनकर मल्लिकेतु को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उसने उन राजाओं की हत्या करवा दी। उसने उन राजाओं की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक है, ने अमात्य राक्षस को भी काफी भला बुरा कहा और छावनी से बाहर निकालने का आदेश दिया। जहां पर राजा अपनी सेना के साथ सुरक्षित रहता है, वहां उस छावनी से उसको बाहर कर दिया। यह समाचार पूरी छावनी में फैल गया कि राजा मल्लिकेतु ने कुछ विश्वासघाती राजाओं को मरवा दिया है और अमात्य राक्षस को अपमानित करके छावनी से बाहर निकाल दिया। इस समाचार ने छावनी में खलबली मचा दी। सैनिकों में अविश्वास फैल गया, कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मल्लिकेतु के बहुत से मित्रों ने मैदान छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मल्लिकेतु की सैन्य शक्ति कमजोर रह गई। अब यह युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थी। तो इस तरह से जब एक विश्वासघाती सामने आए तो बाकी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मल्लिकेतु के मित्र एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, सैनिकों को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, जिसकी वजह से मल्लिकेतु की जो सैन्य शक्ति क्या थी, बहुत कमजोर हो गई। एक दिन उपयुक्त अवसर पाकर चंद्रगुप्त ने मल्लिकेतु की सेना पर आक्रमण कर दिया। निराश मल्लिकेतु की सेना चंद्रगुप्त की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी और चंद्रगुप्त की सेना ने यह युद्ध जीत लिया। पराजित मल्लिकेतु को पकड़कर चंद्रगुप्त के पास ले जाया गया। अब मल्लिकेतु के पास चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के अतिरिक्त अर्थात अलावा और कोई चारा या उपाय नहीं था। इसी बीच अमात्य राक्षस का भी पता चल गया था। सैनिकों ने अमात्य राक्षस को पकड़ लिया और उसे चंद्रगुप्त के सामने ले गए। अमात्य राक्षस को विश्वास था कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको यकीन था कि उसको क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड। किंतु वह यह देखकर आश्चर्यचकित अर्थात हैरान रह गया कि राज दरबार में उसे पूरा सम्मान दिया गया और उससे आदर पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा गया। तो वहां जाने के बाद उसको बजाय बंदी बनाने के उसको पूरा सम्मान दिया गया और उसको उसका पद ग्रहण करने के लिए आदेश दिया गया। अब चाणक्य ने अमात्य राक्षस से निवेदन किया कि मगध राज्य की भलाई के लिए वे सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री पद को स्वीकार कर ले। इसे मंत्री पद को स्वीकार कर ले क्योंकि इस राज्य को उनकी आवश्यकता है। अमात्य राक्षस सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य के इस व्यवहार से गदगद हो गया। उसने चुपचाप मंत्री पद स्वीकार कर लिया। गदगद हो गया यानी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने खुशी खुशी वो मंत्री पद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि बल के द्वारा चंद्रगुप्त के कट्टर शत्रु को न केवल उसका मित्र बल्कि राज्य का मंत्री भी बना दिया। क्या बना दिया? राज्य का मंत्री भी बना दिया। अमात्य राक्षस की देखरेख में मगध राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा क्योंकि उनको पूरे राज्य की सारी व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। तो ऐसे व्यक्ति की चाणक्य को जरूरत थी, तो उनको मंत्री पद पर आसीन कर। ठीक है, तो इस तरह से चाणक्य ने नंद वंश के राजा को हटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया और वहां की जितनी भी जनता थी उनके सबके लिए कुशलता पूर्वक कार्य। तो ये इनकी कूटनीति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ है। पाठ का भाव देख लीजिए। राष्ट्र प्रेम, चतुराईपूर्ण युक्ति, कूटनीति, विश्वास, आरोप प्रत्यारोपण, आरोप प्रत्यारोप, स्वामी भक्ति, ये सब इन सब बिंदुओं पर हमने अच्छे से प्रकाश डाला है इस पाठ में। हमने
देखा कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा पूरे राज्य की रक्षा की और चंद्रगुप्त और दुश्मन को भी मित्र बना लिया। शब्दकोश देखिए, शब्दार्थ कल्याण, भलाई, जोखिम, आने वाली विपत्ति, निष्कंटक, बाधा रहित का इंतजार, स्पर्श छूना, तत्काल, तुरंत, व्यर्थ, बेकार, नवनिर्मित, नया बनाया गया, अवसर, मौका, प्रयास, कोशिश, पराजित, हराना, विश्वासघात, धोखा। आपने क्या सीखा? मौखिक आप स्वयं इसको बोलेंगे, बोलकर उच्चारित करेंगे, सोचकर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, मगध की राजधानी का क्या नाम था? मगध की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र। अगला, अमाती राक्षस ने चंद्रगुप्त को भेंट करने के लिए हीरे जवाहरात के अतिरिक्त और क्या भेजा? क्या भेजा था? विष कन्या। अगला, अमाती राक्षस ने पाटलिपुत्र से भागकर किस राजा के पास शरण ली? किस राजा के पास ली? मलिकेतु। ठीक है। हाँ देखिए, कोई भी अनजान व्यक्ति किसकी अनुमति से चंद्रगुप्त से मिल सकता था? किसकी? चाणक्य की। अब आ जाइए बच्चों, दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में पढ़कर पाठ के अनुसार स्वयं देंगे। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए, राजा मलिकेतु ने डैश राजाओं को मरवा दिया था। किसे? विश्वासघाती राजा। अमात्य राक्षस को अपनी चाल का विश्वास था। तो जिस जिस तरह से इसमें पूछा गया है बच्चों, देखिए, अमात्य राक्षस को किसका, मतलब अपने आप पे विश्वास था, अपनी चाल पर विश्वास था कि किसी भी तरह से वो चंद्रगुप्त को हरा ही देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसकी सारी चाल विफल हो गई। किसके सामने? चाणक्य के सामने। तो अपनी चाल का विश्वास था। ठीक है। कहा देखिए, अमात्य राक्षस को डैश बना दिया गया था? मंत्री। अगला घा देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त की डैश पर पूरा ध्यान दे रहे थे? सुरक्षा पर। ठीक है। तो इस तरह से यह भी पूरा हुआ। चौथा देखिए, ये अभ्यास पूरा हुआ। नीचे दिए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, मगध राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। सही। अगला, चाणक्य मगध राज्य का राजा था। सही। अगला, नंद वंश का राजा जनता में बहुत लोकप्रिय था। गलत। अगला देखिए, नंद वंश के प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस थे। सही। फिर अगला देखिए, अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त का वध किया था। गलत। ठीक है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती है पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, पाठ को अच्छे से। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।